हेलो एवरीवन। तो आइए करंट अफेयर सीरीज में हम आगे चलते हैं। आज आईआर के करंट करेंगे। अटलांटिक संधि संगठन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि गठन के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके अलावा देखिए, स्वीडन नाटो का आधिकारिक तौर पर 32वां सदस्य बन गया है। और नाटो की स्थापना कब हुई है? 1949 में। इसकी स्थापना उत्तरी अटलांटिक संधि 1949 के द्वारा की गई थी। इसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका 32वां सदस्य स्वीडन हो गया। इसकी स्थापना 1949 को हुई थी उत्तरी अटलांटिक संधि के आधार पे, और इसे वाशिंगटन संधि भी कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या कितनी है? 32। इसमें से 30 जो है यूरोपीय देश हैं और 2 जो है उत्तरी अमेरिका के देश हैं। तो उत्तरी अमेरिका के कौन कौन से देश हैं? यूएसए एंड कनाडा। ठीक है, इस संगठन की स्थापना सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। तो सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत यह कहता है कि अगर नाटो सदस्य देशों में किसी एक पर हमला होगा तो वो सभी पर हमला माना जाएगा, और सुरक्षा का सिद्धांत सामूहिकता के आधार पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा और कच्चा तीवु का मुद्दा। देखिए, कच्चा तीवु का मुद्दा फिर से उभर आया था, क्योंकि एक तो जो श्रीलंका के मछुआरे हैं उन्होंने यह कहा कि जो भारतीय मछुआरे हैं वो अवैध रूप से हमारे क्षेत्रों में आकर मछली को पकड़ रहे हैं। ठीक, और एक चर्चा तब हुई जब लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने कच्चा तीवु के मुद्दे को उठाया था, तो इसलिए यह चर्चा का विषय बना है। अब देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि ये बेसिकली है क्या। श्रीलंकाई मछुआरों के अनुसार भारतीय मछुआरों ने श्रीलंका के लिए निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा का उल्लंघन किया है, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन का। ठीक, तो मेन हम देखते हैं कि कच्चा तीवु है कहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ है रामेश्वरम। ठीक है, और यहाँ पर देखिए धनुषकोडी है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो है कच्चा तीवु है। इसके इधर जाएंगे तो ये जाफना है। ठीक, और ये हो गया मन्नार, ये बीच में मन्नार की खाड़ी है। तो ये मन्नार की खाड़ी है, ये पूरा जो है इंडिया का इलाका हो गया और ये श्रीलंका का इलाका हो गया। और इसके बीच में यहाँ कच्चा तीवु द्वीप है, यहाँ पे धनुषकोडी है और ये रामेश्वरम है। एक जगह और देखिए, वो है यहाँ पर वेज बैंक। ठीक है, ये कन्याकुमारी है, उसी के क्षेत्र में क्या है? ये वेज बैंक है। 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच में एक समझौता हुआ जिसके हिसाब से कच्चा तीवु को दे दिया गया, किसे? श्रीलंका को। तो श्रीलंका के अब समुद्री क्षेत्र में यह कच्चा तीवु आता है। और ये समझौता कब हुआ था? 1974 को। फिर से एक समझौता दोनों देशों ने किया 1976 में, और कन्याकुमारी के पास जो अवस्थित वेज बैंक है, ये जो आप वेज बैंक देख रहे हैं, इस पर भारत का संप्रभु अधिकार हो गया। तो ऐसा नहीं है, कच्चा तीवु क्षेत्र में आइलैंड पर ये है कि इधर के मछुआरे जा सकते हैं, वहां आराम कर सकते हैं, जाल को सुखा सकते हैं, परंतु मछली नहीं पकड़ सकते। यही मेन मुद्दा रहा है। ठीक, अब एक चीज जो हमने यहाँ दिखाया है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा, अब इसके बारे में आप जान लीजिए कि ये क्या होता है। तो भारत श्रीलंका ने 1974 में समुद्री सीमा समझौता द्वारा पाक जल मड्डू मध्य में सीमांकन किया, मतलब जो पाक स्ट्रेट है उसके बीच में क्या हो गया? सीमांकन कर लिया गया। और यह जो है किस सिद्धांत पर? संयुक्त राष्ट्र अभिसमय
अनक्लॉस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के सिद्धांत पर सीमांकन किया जाता है। ठीक है, यह सीमा प्रत्येक देश में अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, प्रादेशिक सागर और अन्य समुद्री क्षेत्र को परिभाषित करता है। देखिए, इस फिगर से आप समझने का प्रयास कीजिए कि बेसिकली ये होता क्या है। तो आप देखिए, ये 12 एम यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 24 एम लिखा हुआ है, यहाँ 200 एम लिखा हुआ है। एम का मतलब क्या है? नॉटिकल मील। तो जो 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र होता है वो प्रादेशिक सागर आधार रेखा को बताता है। तो ये जो है प्रादेशिक सागर वो 12 नॉटिकल मील तक होता है। यह किसी भी राज्य का संप्रभु क्षेत्र होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इससे आगे बढ़ेंगे 24 मील तक, तो सन्निहित क्षेत्र, मतलब इससे जो संलग्न क्षेत्र होता है, कंजुगेट एरिया, कंजुगेट जोन बोलते हैं। तो प्रादेशिक सागर से जस्ट बाद का क्षेत्र जो होता है उसको कंजुगेट जोन बोलते हैं, वो 24 मील तक होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए 200 नॉटिकल मील, ये जो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इस पर भी जो राज्य होता है, स्टेट, उसका अधिकार होता है। ये मग्न तट का क्षेत्र होता है, यहाँ तक हम ड्रिलिंग कर सकते हैं, मतलब यहाँ के खनिज संसाधनों पर भी उस देश का ही अधिकार होता है। यहाँ देखिए, समुद्री जल एवं महाद्वीपीय मग्न तट पर संप्रभु अधिकार होता है। तो 200 नॉटिकल माइल तक जो देश होता है, जिसे स्टेट भी कहते हैं, उसका अधिकार होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि 200 नॉटिकल माइल के बाहर के क्षेत्र को खुला समुद्र कहते हैं और इस पर किसी भी राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। देखिए, महाद्वीपीय मग्न तट 350 नॉटिकल मील तक पाया जाता है। जनरली क्या है कि 200 नॉटिकल मील के बाद के क्षेत्र में खुला समुद्र आ ही जाता है। ठीक, लेकिन जो महाद्वीपीय मग्न तट का क्षेत्र है वो 350 नॉटिकल मील तक होता है, इस पर भी देश का ही अधिकार होता है। तो आप समझ गए। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल संधि। ये चर्चा में क्यों है? बेसिकली क्या है कि जो रावी नदी है, उस नदी पर शाहपुर बैराज बांध का एक निर्माण किया गया है। शाहपुर कंडी बैराज, याद रखिएगा, शाहपुर कंडी बैराज कहाँ पे है? पंजाब के पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में है। तो शाहपुर कंडी बैराज बांध का निर्माण रावी नदी के तट पे हुआ है। भारत ने रावी नदी पर शाहपुर कंडी बैराज निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि रावी नदी के जल प्रवाह को पाकिस्तान की ओर जाने से रोक दिया गया है। अब समझने वाला बात क्या है कि सिंधु जल संधि समझौता हुआ था, वो कब हुआ है? भारत और पाकिस्तान के मध्य में 1960 में हुआ था। इस संधि के लिए विश्व बैंक क्या था? मध्यस्थता, मीडिएटर की भूमिका निभाया और साथ में यह एक हस्ताक्षरकर्ता संगठन भी रहा है। तो दोनों चीज का काम किया, मीडिएशन का भी, और भारत और पाकिस्तान के हस्ताक्षर करने के साथ ही विश्व बैंक ने भी इस पर क्या किया है? सिग्नेचर किया है, हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य क्या है? यह संधि जल के उपयोग से संबंधित दोनों देशों के अधिकारों एवं दायित्वों का क्या करता है? निर्धारण करता है। ठीक, इसके अंतर्गत क्या है? तो देखिए, जो सिंधु जल संधि है, जैसे आप यहाँ देखिए, ये हो गया सतलज, ये हो गया देखिए ब्यास, ये हो गया रावी, ये हो गया चेनाब, ये हो गया झेलम। ठीक, और ये जो आ रहा है इंडस, ये जो है लाइन, ये है इंडस। ठीक, तो ये सिंधु नदी की सभी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक,
और ये सब आगे जाके इसी में मिलती हैं। तो जो इसकी पूर्वी नदियां हैं, सिंधु की पूर्वी नदियां सतलज, ब्यास और रावी, इसका पूरा जल भारत को आवंटित है। मतलब इसके टोटल जल, इन तीनों का जल भारत पूर्ण रूप से उपयोग कर सकता है, मतलब करता है। ठीक। अब है पश्चिमी नदियां। वेस्ट की नदी कौन सी है? तो ये सिंधु, इंडस, झेलम और चेनाब, ये जो तीन नदियां हैं, इसका जल का उपयोग किसको दिया गया है? इसके जल का उपयोग ज्यादातर पाकिस्तान करता है, लेकिन इसके जल का उपयोग भारत भी सशर्त कर सकता है। किस लिए कर सकता है? सिंचाई के लिए, परिवहन के लिए और विद्युत उत्पादन करने के लिए इस जल का उपयोग कर सकता है। लगभग ये जल, लगभग 20% के आसपास जल का उपयोग जो पश्चिमी नदियों का जल है, उसका उपयोग भारत कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी की ये सभी ट्रिब्यूटरीज हैं। नीचे का पार्ट ईस्ट रिवर, मतलब पूर्वी नदियां। पूर्वी नदियां में सतलज, ब्यास और रावी, और पश्चिमी नदियां में सिंधु, झेलम और चेनाब। ठीक है। कैसे होता है? तो बेसिकली एक आयोग बना हुआ है, एक अस्थाई सिंधु आयोग बना हुआ है। इसमें 2 सदस्य होते हैं, एक सदस्य पाकिस्तान की तरफ से और एक सदस्य भारत की तरफ से। 2, यहाँ देखिए, एक एक आयुक्तों की नियुक्ति होती है। और इस आयोग का काम क्या है कि कम से कम एक बार बारी बारी से भारत और पाकिस्तान में बैठकों का आयोजन किया जाता है। ठीक। अब आगे एक देखिए, भारत ने समझौता किया है। भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता, तो किसके साथ किया है? यूरोप के साथ किया है, यूरोप के देशों के साथ किया है। वो EFTA का फुल फॉर्म क्या हुआ? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है। तो इसमें कुछ सदस्य शामिल हैं, जैसे इसमें जो वर्तमान में सदस्य हैं वो आइसलैंड है, लिक्टेनटिन है, नॉर्वे है और स्विट्जरलैंड है। ठीक। इसके पहले भी कई सदस्य थे, अब वो यूरोपियन संघ में शामिल हो गए हैं। ये सदस्य देश यूरोपियन संघ में शामिल नहीं है। तो इन 2 देशों के साथ भारत ने क्या किया है? यूरोपियन मुक्त व्यापार एसोसिएशन, मतलब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ हस्ताक्षर किया है। इसमें क्या किया है? इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ट्रेड एंड इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है यह। तो किनके साथ किया है ये ध्यान रखना है। और इसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, लिक्टेनटिन है। ठीक है। अब देखिए, EFTA के सदस्यों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भागीदार कौन सा है? तो स्विट्जरलैंड है। और उसके बाद कौन है? तो नॉर्वे है। और स्विट्जरलैंड के साथ हमारा व्यापार घाटा है। वो क्यों है? क्योंकि हम सोने का सबसे ज्यादा आयात जो है, सोने का आयात जो है भारत स्विट्जरलैंड से करता है, इसीलिए क्या है, स्विट्जरलैंड के साथ व्यापार घाटा है। ठीक। ट्रेड एग्रीमेंट वो कितने तरह का होता है? ये फर्स्ट स्टेज है अर्ली हार्वेस्ट सिस्टम का। उसके बाद आता है PTA, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद आता है FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CEPA, सेपा इसको बोलते हैं। उसके बाद आता है कस्टम यूनियन और उसके बाद आता है कॉमन मार्केट। तो इन सब के बारे में एक एक कर समझने का प्रयास करते हैं कि यह होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अर्ली हार्वेस्ट स्कीम को। तो ये बेसिकली क्या है कि अगर 2 देश आने वाले समय में FTA करना चाहते हैं, तो उन देशों के बीच में विश्वास उत्पन्न करने की दिशा में यह एक कदम है। ठीक है। कि 2 देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं? दोनों देश प्रशुल्क उदारीकरण करते हैं। कुछ उत्पादों पर
जो टैक्स लगता है उसकी पहचान करके उसको थोड़ा सस्ता कर देते हैं, ठीक है, लिबरल कर देते हैं। इससे क्या होता है, दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट पैदा होता है। ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक देशों के साथ ये एग्रीमेंट किया जाता है। इसमें क्या है कि जो टैरिफ लाइनें हैं उसकी स्वीकृत संख्या पर प्रशुल्कों को कम कर दिया जाता है। इसमें भी क्या है कि वस्तुओं का चुनाव किया जाता है, उस पर जो टैरिफ लगते हैं उसकी संख्या का निर्धारण कर दिया जाता है वस्तुओं का, और उस पर प्रशुल्कों को कम कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारत और मॉर्कोसुर के बीच पीटीए साइन हो रखा है। ठीक, अब आप मॉर्कोसुर के बारे में पढ़िएगा, थोड़ा खुद भी पढ़ने का प्रयास कीजिए, मैं बताऊंगा। अब एफटीए क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यह क्या है कि दो या दो से अधिक देशों के साथ होता है। इसे मुख्य रूप से व्यापार की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर आरोपित किया जाता है। मतलब जो गुड्स है और जो सर्विसेज है, ये दोनों पर आरोपित किया जाता है। क्या होता है कि दोनों पर आरोपित सीमा शुल्कों और गैर प्रशुल्क बाधाओं होता है, और जो नॉन टैरिफ है, नॉन टैरिफ बैरियर, इन दोनों को कम करने का प्रयास किया जाता है। तो पहले हमने कभी भी यह बात नहीं की कि नॉन टैरिफ बैरियर को कम करना है, लेकिन एफटीए में हम क्या करते हैं कि नॉन टैरिफ बैरियर को भी कम करने का प्रयास करते हैं। भारत ने श्रीलंका के साथ क्या किया है, एफटीए साइन किया है। जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब सेपा, व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता, इसमें क्या होता है, इसमें प्रशुल्क को कम किया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है। इसमें मेन मुद्दा है रेगुलेशन का, रेगुलेटिंग। तो रेगुलेट करने का मुद्दा इसमें कवर किया जाता है। एफटीए में हम क्या कर रहे हैं, टैरिफ को और नॉन टैरिफ बाधाओं को कम कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि हम टैरिफ को या तो कम कर रहे हैं या पूर्णतः समाप्त कर दे रहे हैं, और साथ में रेगुलेट करने का जो मुद्दा है, इशू है, उसको कवर किया जाता है। जैसे भारत ने साउथ कोरिया के साथ कर रखा है और जापान के साथ सेपा साइन कर रखा है। अब आते हैं कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन में क्या होता है कि भागीदार देश एक दूसरे के साथ शून्य शुल्क पर व्यापार करते हैं। इस पर जीरो टैरिफ लगता है, इसमें टैरिफ नहीं लगता है, ठीक। हालांकि वे अन्य देशों के साथ समान प्रशुल्क बनाए रख सकते हैं, ठीक है। जो इसमें शामिल देश है उसके साथ ये व्यापार जीरो शुल्क पर करते हैं, लेकिन दूसरे देशों के साथ वो अपने वस्तुओं पर जो शुल्क है वो अपना निर्धारण कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कॉमन यूनियन का उदाहरण क्या है, यूरोपियन संघ या दक्षिण अफ्रीका सीमा शुल्क संघ, ठीक। ये दो एग्जाम्पल आप याद रखिए, वो कस्टम यूनियन का है। इसमें टैरिफ जीरो लगता है और अन्य देशों के साथ वो समान टैरिफ लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमन मार्केट। साझा बाजार मुख्य रूप से सीमा शुल्क संघ का ही एक विस्तार है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सदस्यों के बीच श्रम, लेबर और पूंजी की मुक्त आवाजाही सुविधाजनक बनाने, तकनीकी मानकों में सामंजस्य स्थापित करने आदि के लिए कुछ प्रावधानों को शामिल किया जाता है। देखिए बेसिकली यूरोपियन यूनियन में क्या है, एक साझा बाजार है, इसलिए तो ब्रिटेन इससे बाहर हो गया, ब्रेक्जिट हो गया, क्यों वहाँ आना और जाना और वहाँ जॉब करना आसान था। यहाँ लेबर आसानी से आ जा सकते हैं, जो वर्कर्स हैं वो आसानी से आ जाओ, वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आपने देखा कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले अर्ली हार्वेस्ट सिस्टम है, जो विश्वास बनाने के लिए कोशिश की जाती है। इसमें टैरिफ, कुछ वस्तुओं पर टैरिफ को कम किया जाता है।
प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में भी वही बातें हैं कि कुछ वस्तुओं की संख्या का निर्धारण कर टैरिफ को कम कर दिया जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या करते हैं हम, इसमें हम टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को कम करते हैं, टैरिफ के साथ नॉन टैरिफ बैरियर को कम करते हैं। इसमें क्या है कि टैरिफ को या तो जीरो कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं, साथ में रेगुलेट करते हैं। ठीक, कस्टम यूनियन में क्या है कि इसमें टैरिफ जीरो होता है। क्या होता है, इसमें टैरिफ जीरो होता है। ठीक है, और कॉमन मार्केट में क्या है, यहाँ लेबर और कैपिटल दोनों की आवाजाही आसानी से कर सकते हैं। भारत भूटान संबंध वो इसलिए चर्चा में रहा है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री भूटान की यात्रा पर गए थे और इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रुक गयल्पो ऑर्डर ऑफ ड्रुक गयल्पो से सम्मानित किया गया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, भूटान का जो सबसे हाईएस्ट नागरिक सम्मान है उससे पीएम को नवाजा गया है। भारतीय प्रधानमंत्री यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करने वाले पहले पीएम हैं। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। भारत अगले 5 वर्षों में भूटान को वित्तीय सहायता के रूप में कितना 10,000 करोड़ रुपए देगा। इसके साथ ही यह आशा की गई है कि 2024 में 1020 मेगावाट का पुनातसांगछू टू जल विद्युत परियोजना चालू होने की संभावना है। 2022 में मांगदेछू जल विद्युत परियोजना चालू हो गया है। इसकी क्षमता कितनी है, 720। भारत जो है भूटान में निवेश करने वाला अग्रणी देश है। भूटान में होने वाला कुल एफडीआई का 50% भारत निवेश करता है। भारत के सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने दंतक परियोजना के तहत भूटान में सड़कों का निर्माण किया है। इसके साथ ही भूटान में रुपए कार्ड और भीम ऐप शुरू हो गए हैं। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये देख लीजिए जैसे भूटान की स्थिति क्या है। यहाँ है भूटान, ये है आपका थिम्पू, और देखिए इंडिया के उत्तर में भूटान पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ नाथुला पास दिखाया जा रहा है जो सिक्किम में है। जैसे यहाँ देखिए, ये है आपका भूटान। ये भारत के कितने राज्यों से लगता है, 4 राज्यों से। कौन कौन, एक है अरुणाचल प्रदेश, एक है यहाँ देखिए सिक्किम, एक है असम, और एक देखिए वेस्ट बंगाल का ये क्षेत्र है चिकन नेक कॉरिडोर, उससे भी भूटान संलग्न है। तो इस तरीके से 4 राज्य हो गए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और असम, ये 4। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि भूटान से जितनी भी नदियां बहती हैं वो दक्षिण की ओर बहती हैं, और वो सभी नदी किसमें आकर मिलती हैं, ब्रह्मपुत्रा में। ठीक, तो ये भारत और ब्राजील ने पहली बार 2+2 रक्षा एवं विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया है। ठीक, तो भारत ने ब्राजील के साथ भी 2+2 वार्ता शुरू कर दिया है। ये क्या होता है 2+2 वार्ता, इसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री मिलते हैं और वो क्या करते हैं, परस्पर जो हित होते हैं उन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ठीक, भारत और किन किन देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है, तो यूएसए के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, रूस के साथ, जापान के साथ और यूके के साथ। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, एक गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फोरम है, इसका जो है 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, मतलब अल्जीरिया में हुआ है। अल्जियर्स घोषणा पत्र के साथ संपन्न हो गया। तो अल्जियर्स अल्जीरिया का कैपिटल है कि भारत ना तो इसका सदस्य है और ना ही इसका पर्यवेक्षक है। ये कैसा संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, यह बेसिकली क्या करता है कि वैश्विक गैस बाजार में स्थिरता को बनाए रखता है। इसके पूर्णकालिक सदस्यों में अल्जीरिया, बोलीविया, मिस्र,
इक्वेटोरियल गिनी, ईरान, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, रूस, त्रिनिदाद, संयुक्त और वेनेजुएला शामिल है। ठीक, तो बस ये ध्यान रखना है कि ये हुआ क्या है, अल्जीरिया में हुआ है और ये 7वां शिखर सम्मेलन था, भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, समिट फॉर डेमोक्रेसी। यह 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुरू किया था, उन्हीं की पहल है ये, और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार तीसरे संस्करण को संबोधित किया और तीसरा संस्करण हुआ क्या है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। बस इतना जानना है। एक टॉपिक है ब्लू लाइन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखे होंगे इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध भी हो रहा है, तो इजराइल और लेबनान को अलग करने वाला कोई भी आधिकारिक सीमा नहीं है, डिमार्केशन लाइन कोई भी नहीं है। ठीक, तो इसको तय कैसे किया जाता है, तो इसे ब्लू लाइन के द्वारा तय किया जाता है। इसे 2000 में संयुक्त राष्ट्र यूएन ने निर्धारित किया था। इसे नीले बैरल से निर्मित है और भूमध्य सागर से पूरब में गोलन हाइट्स तक विस्तारित है। अब आप देखिए, ये हो गया गोलन हाइट्स और ये हो गया आपको मेडिटेरियन सी। ठीक है, यहाँ हो गया इजराइल, इसके बगल में है जॉर्डन। देखिए जॉर्डन मेडिटेरियन सी से नहीं लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ है बेरूत, बेरूत क्या है, लेबनान की राजधानी है। ठीक, और यहाँ है सीरिया। ठीक, तो गोलन हाइट जो है से लेकर और मेडिटेरियन सी के बीच एक ब्लू लाइन खींचा गया है और वो यूएन ने निर्धारित किया है, कोई ये आधिकारिक सीमा लाइन पहले नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, राष्ट्रमंडल द कॉमनवेल्थ। इसके 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये बेसिकली है क्या, तो जो ब्रिटिश उपनिवेश थे उन्हीं की एक स्वैच्छिक संगठन है ये लंदन घोषणा पत्र 26 अप्रैल 1949 को साइन किया गया था। उसके आधार पर इन देशों ने मतलब राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार किया है। यह एक स्वैच्छिक संघ है। इसमें भारत सहित कितने देश हैं, अभी 56 देश हैं। बैठक प्रत्येक 2 वर्ष पर एक बार होती है। 2022 में कहाँ हुआ था, रवांडा में, और 2024 में कहाँ होगा, अपिया समोआ में आयोजित होने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आईआर का फर्स्ट पार्ट खत्म करते हैं। आप चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।